ये गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक है। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और सीक्वेंस बना रहे हैं पार्ट वाइज पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स देखे थे। फ्लूइड मैकेनिक्स का हम लोग सारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लिए हैं अलग अलग पार्ट में। इसके बाद सेकंड चैप्टर था गुप्ता एंड गुप्ता का, वो सर्वेइंग था। सर्वेइंग में भी हम लोग अलग अलग पार्ट करके लगभग पूरा चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं। सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो में पार्ट वाइज पार्ट करके रखा हुआ है। थर्ड चैप्टर है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग में है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है और हाइड्रोलॉजी है। इसमें मिक्स करके तीनों चैप्टर का दिया हुआ मीन्स इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग तीनों का किया हुआ है। इस पार्ट को हम लोग मीन्स थर्ड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में भी हम लोग पीछे 3 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से 50 तक सॉल्व किए थे। सेकंड पार्ट में हम लोग 51 से लेके 100 तक मीन्स 51 to 100 तक के सॉल्व किए थे। थर्ड पार्ट में हम लोग 101 से 150 तक हम लोग सॉल्व किए थे। इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं इससे आगे का पार्ट 50 क्वेश्चन लेकर के फिर इस पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। ज़्यादा एक बार में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाती है, ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से पार्ट वाइज पार्ट 50 तक ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इस पार्ट में देखते हैं। जो लास्ट पार्ट हम लोग सॉल्व किए थे 1 से 150 तक के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो 150 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो 151 से हम लोग इस पार्ट में शुरू करते हैं। तो 151 नंबर क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है 151 3 पार्ट में दिया था। फिर पार्ट में 101 से 150 तक। इस पार्ट में 151 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो 151 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरसेप्शन लॉस आर ड्यू टू। इंटरसेप्शन जो लॉस होता है किसके वजह से होता है? तो इंटरसेप्शन जो लॉस होता है वो सिर्फ इवेपोरेशन के वजह से होता है। इसमें ट्रांसपिरेशन नहीं होता है और स्ट्रीम फ्लो नहीं होता है। मीन्स सिर्फ इवेपोरेशन के वजह से जो होता है वो इंटरसेप्शन लॉस होता है। तो इंटरसेप्शन लॉसेज आर ड्यू टू इवेपोरेशन ओनली। तो इस तरह से देखा जाए नहीं, इवेपोरेशन की वजह से हो गया, इवेपोरेशन की वजह से ओनली हो गया। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दिया हुआ है ए 6-hour storm had a 6 hour storm had 4 centimeter rainfall and the resulting runoff दिया हुआ 2 centimeter। if phi index remains same, phi index जो है वो सेम रह रहा है, then the runoff to 10 centimeter of rainfall in 12 hour। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट का क्वेश्चन है और फाई इंडेक्स सेम है। फर्स्ट पार्ट में जो रन ऑफ मेरा है वो 6 आवर के लिए दिया हुआ है और प्रेसिपिटेशन जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो 12 आवर के लिए निकालना है तो कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं फाई इंडेक्स बराबर क्या होता है, P माइनस क्यू डिवाइड बाई टी। ये होता है P माइनस क्यू बाई टी फाई इंडेक्स का। तो जहाँ पे फाई इंडेक्स जो मेरा सेम है तो फर्स्ट केस और सेकंड केस को दोनों इक्वेट करते हैं और इससे हम आर का वैल्यू, ये सेकंड पार्ट का जो रेनफॉल है या रन ऑफ है वो निकाल सकते हैं। वो 10 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट में जो 10 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन है फर्स्ट पार्ट में 2 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर के लिए मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में 10 सेंटीमीटर के लिए। तो इसी फार्मूला पर निकालते हैं P माइनस क्यू डिवाइड बाई टी। फर्स्ट पार्ट में इसका 4 दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में इसका 10 दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में इसका 2 दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 6, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 12। इसको पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का दिया हुआ था P4, 4 माइनस 2 डिवाइड बाई टाइम कितना दिया हुआ था 6 इज इक्वल टू सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ P का वैल्यू 10 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, माइनस Q निकालना है। यहाँ से Q कर देंगे माइनस डिवाइड बाई 12 आवर के लिए। तो 12 6 2 2 2 4। तो यहाँ से आ रहा है मेरा Q इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। Q इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज आंसर बी। सिंपल सा सिर्फ लगाना तो रन ऑफ फाई इंडेक्स का वैल्यू कांस्टेंट करके इसको निकाल देना। फाई इंडेक्स बराबर होता है P माइनस क्यू डिवाइड बाई टी। तो यहाँ से इसका हम सॉल्व किया तो आंसर मेरा 6 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज टू एस्टिमेट, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज टू एस्टिमेट द फ्लड डिस्चार्ज। फ्लड डिस्चार्ज पूछ रहा है। जो डिस्चार्ज का जो मेथड है वो किस पे जो बेस्ड होता है वो फ्लड डिस्चार्ज बेस्ड पे होता है, वो कौन सा मेथड है? तो स्लोप एरिया मेथड, एरिया वेलोसिटी मेथड, मूविंग बोर्ड मेथड एंड अल्ट्रासोनिक मेथड। सारा जो मेथड है वो डिस्चार्ज निकालने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज टू एस्टिमेट फ्लड डिस्चार्ज। फ्लड डिस्चार्ज जो है वो बेस्ट है हाई वाटर मार्क्स लेफ्ट ओवर द पास्ट। तो फ्लड डिस्चार्ज को जो यूज किया जाता है वो इस केस में यूज किया जाता है
और स्लोप एरिया मेथड को। स्लोप एरिया मेथड जो है ये इनडायरेक्ट मेथड है, ये जो मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड है स्लोप एरिया मेथड। एरिया वेलोसिटी मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड है। एरिया वेलोसिटी मेथड जो है डायरेक्ट मेथड है और इसको ओपन चैनल में यूज किया जाता है। इसको जो यूज किया जाता है मीन्स अगर इसको कहा जाए तो फ्लड के लिए जो मेरा यूज हो गया स्लोप एरिया मेथड, ये जो है इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड हो गया। एरिया वेलोसिटी मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड है और ये जो यूज होता है ओपन चैनल के लिए यूज होता है, मीन्स ओपन चैनल के लिए यूज होता है। मूविंग बोट मेथड जो है, मूविंग बोट मेथड जो है वो लार्ज एलुवियल जो रिवर है उसमें यूज किया जाता है मूविंग बोट मेथड। जो मूविंग बोट मेथड जो है वो लार्ज जो रहेगा एलुवियल जो रिवर है, लार्ज एलुवियल रिवर, उसके लिए यूज किया जाता है मूविंग बोट मेथड। अल्ट्रासोनिक मेथड जो होता है ये भी एक डायरेक्ट मेथड है। इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ फ्लड के लिए हो गया स्लोप एरिया, बाकी सबको याद रखना है। अलग अलग टर्म के लिए इसका यूज होता है। ओपन चैनल के लिए हो गया ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया, मूविंग वाटर हो गया। एलुवियल रिवर अगर है तो उसमें अगर पूछेगा क्वेश्चन एलुवियल रिवर के लिए कौन सा यूज किया जाता है डिस्चार्ज मेथड, तो मूविंग बोट मेथड। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 154 है। In the moving boat method of a stream flow measurements, the following measurements are required। जो मूविंग बोट मेथड है, मूविंग बोट मेथड जो है इसमें कौन कौन सा मेजरमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो मूविंग बोट मेथड के लिए वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, करंट मीटर जो है, करंट मीटर का वेलोसिटी और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है वो दोनों पहले मेजरमेंट होना चाहिए, मीन्स एक सही है। स्पीड ऑफ बोट का स्पीड रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन्स बोट का स्पीड का हमको ज़रूरत नहीं पड़ता इसमें। डेप्थ एंड टाइम इंटरवल बिटवीन द डेप्थ रीडिंग, हाँ इसका ज़रूरत पड़ता है। तो 1 और 3 सही है, बोट ऑफ स्पीड नहीं होगा, बोट ऑफ स्पीड को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है इसको मूविंग बोट मेथड में। तो इस तरह से 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन देख लेते कि 2 किस में नहीं है, 2 किस में नहीं है, तो फर्स्ट में नहीं है, 1 2, सो दैट इज ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू डिटरमाइन द डिस्चार्ज, इसमें भी डिस्चार्ज निकालने का है, एट ए सेक्शन इन ए स्ट्रीम फंक्शन, किसी एक सेक्शन पे डिस्चार्ज निकालना इन स्ट्रीम फंक्शन इन ए स्ट्रीम फ्रॉम इट्स रेटिंग कर्व का द रिक्वायर्ड डाटा, जो रिक्वायर्ड डाटा होगा वो क्या होगा। टू डिटरमाइन द डिस्चार्ज एट ए सेक्शन इन ए स्ट्रीम फ्लो इट्स रेटिंग कर्व, द रिक्वायर्ड डाटा जो है, रिक्वायर्ड डाटा जो स्टेट एज ए सेक्शन, जो स्टेज होगा सेक्शन पे सिर्फ यही होगा। स्लोप ऑफ द वाटर ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो करंट मीटर रीडिंग ये उस तो मूविंग बोट मेथड के लिए था यूज दोनों। तो इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ 2 मेरा सही होगा, तो सिर्फ 2 मेरा सही जो होगा ओनली सी में दिया हुआ जो स्टेज एट सेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द स्टेज ऑफ रिवर कैरिंग डिस्चार्ज ऑफ अ क्यू एट ए पॉइंट 10 मीटर एंड स्लोप ऑफ द वाटर सरफेस 1:400 द डिस्चार्ज ऑफ द फ्लड एट द सेम पॉइंट द सेम स्टेज ऑफ 10 मीटर वाटर सरफेस स्लोप, मीन्स कहने का मतलब है फर्स्ट डेप्थ जो है वो सेम है, डिस्चार्ज किसी एक पॉइंट पे जब हेड है 10 मीटर पे, तो फर्स्ट पार्ट में मान ली क्यू है तो उस समय बेड स्लोप 1:4000 है और सेकंड पार्ट में जो स्लोप है 1:1000 है। तो सेकंड पार्ट का डिस्चार्ज पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं बाकी अगर सारा डाटा कॉन्स्टेंट रहता है तो जो क्यू होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अंडर स्क्वायर रूट ऑफ स्लोप का। क्यू जो होता है अंडर स्क्वायर रूट ऑफ स्लोप का। तो यहीं से हम निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट का स्लोप, अगर इसको Q1 मान लेते हैं, इसको S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं, तो Q2 निकालना है। तो आप सिंपल देख सकते हैं, तो Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट S1 डिवाइड बाई S2। तो S1 का वैल्यू कितना देगा 1:4000, तो 1:4000 करेंगे तो नीचे 4000 हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ है S1 S2 करेंगे तो पहला पार्ट में हो गया 4000 नीचे हो गया, और सेकंड पार्ट का जो S2 दिया हुआ S2 था, S2 दिया हुआ 1:1000, तो 1000 ऊपर चल जाएगा, काट देंगे तो बचेगा 1/4 दैट इज 1/2। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू 1/2। तो Q2 जो बराबर हो जाएगा, तो Q2 जो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू Q1। तो आंसर क्या पूछ रहा है इसमें, तो व्हाट इज द सरफेस स्लोप, इतना तो जो डिस्चार्ज होगा सेकंड पार्ट को कितना हो गया था 2Q, दैट इज सी। सिंपल से याद रखना है Q जो प्रोपोर्शनल होता है अंडर स्क्वायर रूट ऑफ स्लोप का, बस मानेंगे इक्वेशन से ही आता है। मानेंगे क्वेश्चन होता है NR2/3 S1/2, यहीं से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए स्ट्रीम विच डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो,
इसका बेस फ्लो नहीं है उसको क्या कहते हैं? अगर मान लो कोई स्ट्रीम है इसका बेस फ्लो नहीं है, डज नॉट हैव बेस फ्लो, जब किसी द स्ट्रीम विच डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो, किसी का बेस फ्लो नहीं है, तो उस स्ट्रीम फ्लो कंट्रीब्यूशन उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? जब बेस फ्लो नहीं है तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इफ्रीमेल बोलते हैं। ये इसका ये हो गया। और जब थ्रू आउट द ईयर उसका बेस फ्लो होगा, मतलब थ्रू ऑफ द ईयर होगा, थ्रू ईयर अगर पूरा ईयर में पूरे बर्स में अगर रहता है तो उसको बोलते हैं पीरियडियल स्ट्रीम। अगर पूरी बर्स भर उसमें वाटर फ्लो हो, अगर वाटर फ्लो जो हो, वाटर का जो फ्लो हो वो थ्रू आउट द ईयर रहे, थ्रू आउट द ईयर रहे, तो उसको जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं पीरियडियल स्ट्रीम। और जो इंटरमिटेंट होता है, ये जो होता है कब होता है? जब लिमिटेड कंट्रीब्यूशन हो, मीन्स ड्राई सीजन में हो, मतलब ड्राई सीजन में इसमें कोई ना हो, या फिर कह सकते हैं कि लिमिटेड हो। तो ये जो होता है प्रीमियल जो होता है, ये कब होता है? जब वाटर जो है थ्रू ईयर हो, मतलब पूरा बर्स हो, बर्स भर जाता है। तो ये कब होता है? जब लिमिटेड हो, लिमिटेड रहता है, लिमिटेड कह सकते हैं। ये हो गया पूरी बर्स भर, ये हो गया जब लिमिटेड है। और ये जो होता है जब नो बेस फ्लो, कोई बेस फ्लो नहीं है, डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो, नो बेस फ्लो, जब नो बेस फ्लो है, कोई बेस फ्लो नहीं है, तो होगा इफ्रीमेल जो होगा स्ट्रीम वो फॉर डज नॉट एनी बेस फ्लो, दैट ये हो गया। और अगर ईयरली बोले तो प्रीमियल हो जाएगा, और लिमिटेड बोले तो इंटरमीडिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था? फ्लो मास कर्व। फ्लो मास कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, फ्लो मास कर्व जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? कम्युलेटिव डिस्चार्ज एंड क्रोनोलॉजिकल टाइम का। तो इसका जो तक देखा जाए फ्लो मास कर्व क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज सही है, लेकिन टाइम कैसे नहीं होता। टाइम जो होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता है, उसको बोलते हैं। इसमें जो रिप्रेजेंट करता है, जो ग्राफ होता है दोनों के बीच में, डिस्चार्ज, कम्युलेटिव डिस्चार्ज एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर में रहता है टाइम। तो इस तरह से इसका देखा जाए तो कम्युलेटिव डिस्चार्ज, वॉल्यूम एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मेरा सी सही हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। 159 क्या कर रहा है? इफ द डिमांड लाइन ड्रा फ्रॉम ए रीज in a flow mask does not intersect the curve again, जब कोई इंटरसेक्ट नहीं करता दोबारा तो क्या इंडिकेट करता है? तो डिमांड कैन नॉट मीट द इनफ्लो, जो डिमांड है तो कैन नॉट मीट द इनफ्लो, इनफ्लो से वो मीट नहीं करेगा। तो अगर डज नॉट इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व अगेन दोबारा मास कर्व को, तो इसमें जो होगा डिमांड जो है इनफ्लो से मीट नहीं करेगा। तो डिमांड कैन नॉट मीट द इनफ्लो, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द शेप ऑफ रिसेशन लिम ऑफ ए हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स ऑफ, दो इस हाइड्रोग्राफ जो होता है, मान लीजिए हाइड्रोग्राफ जो होता है रन ऑफ वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ होता है, रन ऑफ वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ होता है, इस ग्राफ को हाइड्रोग्राफ कहते हैं। तो जो ये जो पोर्शन होता है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये जो पोर्शन होता है इसको राइजिंग लिम बोलते हैं, और ये जो पोर्शन होता है इसको रिसेसिंग लिम बोलते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी, तो सी डी जो पोर्शन हो गया उसको रिसेसिव लिम बोलते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, अगर मान लिया जाए मेरा रन ऑफ हो गया, टाइम हो गया, ये हाइड्रोग्राफ हो गया, ये पोर्शन हो गया मेरा राइजिंग कर्व, ये हो गया रिसेशन लिम ए बी सी डी। तो बोल रहा कि शेप ऑफ रिसेसिव लिम, जो शेप है रिसेसिव लिम का वो किस पे डिपेंड करता है? तो जो ये जो डिपेंड करता है वो सिर्फ डिपेंड करता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ओनली, जो ये जो है डिपेंड करता है बेसिन कैरेक्टरिस्टिक ओनली, और जो राइजिंग लिम है ये जो डिपेंड करता है वो दोनों पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं द शेप ऑफ रिसेसिव लिम, जो फॉलोइंग जो हो गया, फॉलोइंग जो पोर्शन हो गया, ये पोर्शन वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बेसिन कैरेक्टरिस्टिक पे ओनली डिपेंड करता है, और स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक ओनली नहीं, स्टॉर्म पे नहीं, सिर्फ बेसिन पे डिपेंड करता है। और जो राइजिंग वाला हो गया इसको राइजिंग लिम बोलते हैं, इसको राइजिंग लिम बोलते हैं। तो राइजिंग लिम जो होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है, राइजिंग लिम दोनों पे डिपेंड करता है, और रिसेसिव लिम सिर्फ वन पे डिपेंड करता है, ओनली वन पे, और वो बेसिन कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, मीन्स आरबी या बिहार कह सकते हैं, बिहार। ट्रिक्स याद करने के लिए राइजिंग जो है बिहार पे डिपेंड करता है, बेसिन कैरेक्टरिस्टिक ओनली, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है? इंस्टेंटेनियस यूनिट ग्राफ वैसा हाइड्रोग्राफ होता है जिसमें जो जो आती है, जो
जो ड्यूरेशन है वो स्मॉल ड्यूरेशन होता है और इनफाइनाइटली टाइम तक होता है। स्मॉल ड्यूरेशन, इनफाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन, बहुत कम ड्यूरेशन होता है। तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए हाइड्रोग्राफ जो यूनिट ड्यूरेशन तो होता है बट इनफाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन, स्मॉल ड्यूरेशन हो गया। और यूनिट है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो रेनफॉल एक्सेस जो होगा यूनिट होगा, मीन्स यूनिट रेनफॉल एक्सेस होगा, यूनिट रेनफॉल एक्सेस एंड यूनिट रेनफॉल एक्सेस एंड यूनिट इनफाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन। स्मॉल ड्यूरेशन के लिए जो होगा इनफाइनाइटली होता है स्मॉल टाइम के लिए, तो इनफाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन के टाइम का जो होता है इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ। तो इस तरह से मेरा देखा जाए 2 सही है और 3 सही है। तो 2 और 3 सही किस में है देख लेते हैं, 2 सही और 3 सही किस में है। तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ जो हो गया यूनिट रेनफॉल एक्सेस होगा, रेनफॉल जो एक्सेस होगा यूनिट होगा, और इनफाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन, दैट मीन्स 2 और 3, 2 और 3 सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फॉर ए कैचमेंट ऑफ एरिया, एरिया दिया हुआ कैचमेंट का, द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर आवर, डायमेंशन देखना है यहाँ पे मीटर क्यूब पर आवर में पूछ रहा है, और पे एस कर्व ऑब्टेन बाय समेशन ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राम, 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राम से जो ग्राफ जो डिस्चार्ज निकलेगा वो पूछ रहा है। तो जो मैक्सिमम जो डिस्चार्ज होता है इसमें एक फार्मूला होता है, मैक्सिमम डिस्चार्ज इक्वल टू 2.78 ए बाई टी। ये जो होता है वो किलोमीटर में होना चाहिए, किलोमीटर स्क्वायर में, और टाइम जो होता है वो आवर में होता है। जो स्टैंडर्ड फार्मूला है क्यू का, क्यू मैक्सिमम का इस कर्व का, वो होता है 2.78 इंटू ए बाई टी। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना जो ए होता है वो किलोमीटर स्क्वायर में इसका डायमेंशन होता है, और टी जो होता है वो आवर में होता है। तो इस तरह से इसका डाटा पुट करते हैं 2.78, और ए दिया हुआ मेरा 120 किलोमीटर में दिया हुआ, तो सेम टू सेम भर देंगे। आवर टी दिया हुआ मेरा 6 आवर, तो 6 आवर कर देंगे, 6 दूनी 12 2। तो यहाँ से जो मेरा आंसर आ गया, तो इस तरह से देख सकते हैं Q इज इक्वल टू 2.78 इंटू 20, ये हो गया मेरा कैसे में आ गया, ये मीटर क्यू पर मीटर क्यू ये पर सेकंड में आया आंसर, ऐसा यूनिट में आया, मीटर क्यूब पर सेकंड में आया। इसको अगर हम डायमेंशन चेंज करते हैं पर आवर में करेंगे, तो इसको पर सेकंड है तो पर आवर में करने के लिए 1/60 का इसको डिवाइड करते हैं तो पर मिनट में आ जाएगा, फिर 60 से डिवाइड करेंगे, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से। तो टोटल अगर करते हैं तो 2.78 इंटू 20 इंटू 300, इसको सॉल्व करते हैं तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा 0.2 इंटू 10⁻6, 0.2 इंटू 10⁻6, दैट इज ए। सिंपल बेसिक इसमें यही याद रखना था, Q इज इक्वल टू 2.78 ए बाई टी। ये इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है। ए का हो गया किलोमीटर में होना चाहिए, और टी जो है वो आवर में होना चाहिए, तब जो निकल के आएगा ये तो वो मीटर क्यूब पर सेकंड में आता है। जो डायमेंशन निकलता है क्यू का बस ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में। इसको सोल्व करना था मेरा मीटर क्यूब पर आवर में, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया 3600 से, तो आ गया मेरा 0.2 इंटू 10⁻6, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है जो 1 यूनिट, यूनिट हाइड्रोग्राफ में जो 1 यूनिट होता है वो क्या होता है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में जो 1 यूनिट होता है वो रेनफॉल एक्सेस होता है। रेनफॉल एक्सेस जो होता है वो यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट रेनफॉल एक्सेस होता है, उसी को यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलते हैं, 1 यूनिट रेनफॉल एक्सेस, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए पीक ऑफ 4 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ। फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है 240, फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया 240 इफ द रेनफॉल एक्सेस इज 80 mm एंड द बेस फ्लो विच इज कांस्टेंट इज इतना, मीन्स बेस फ्लो दिया हुआ है, किसी एक फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए फ्लड हाइड्रोग्राफ है, तो फ्लड हाइड्रोग्राफ जो बेस फ्लो दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है, और जो पीक दिया हुआ है फ्लड हाइड्रोग्राफ का वो दिया हुआ 240। तो पूछ रहा है देन द पीक ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक पूछ रहा है वो कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालते हैं तो सबसे पहले हम फ्लड हाइड्रोग्राफ में से फ्लड हाइड्रोग्राफ का जो पीक है उसमें से डिवाइड कर देते हैं बेस फ्लो का, बेस फ्लो को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये मेरा पीक था, मान लीजिए ये पीक था मेरा फ्लड हाइड्रोग्राफ का, और ये मेरा बेस फ्लो दिया हुआ है, ये मेरा बेस फ्लो दिया हुआ था, ये मेरा 240 दिया हुआ था फ्लड हाइड्रोग्राफ का ये। तो इसको निकालने के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ में चेंज करते हैं, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में जो इसको बेस फ्लो को
बेस फ्लो को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कांस्टेंट बेस फ्लो 40 है, तो 240 माइनस 40, तो ये हो गया 200, 200 हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड। ये हो रहा है मेरा यूनिट, इसका जो फ्लड यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो, अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाए, यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो हो गया वो पीक 200 हुआ, और इसको डिवाइड करेंगे इसका जो ऑर्डिनेट है, जो रेनफॉल एक्सेस है उससे, तो रेनफॉल एक्सेस मेरा कितना हो गया, रेनफॉल एक्सेस 4 यूनिट का पूछ रहा है ना, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ पूछ रहा है, और जब 80 दिया हुआ है मीन्स 8 सेंटीमीटर का, जब इतना आवर है पीक, 8 आवर का, जब मतलब 8 आवर का 200 है, तो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर जब रेनफॉल एक्सेस है तो 200 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा। जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ में जो रेनफॉल एक्सेस होता है वो 1 सेंटीमीटर लेते हैं या 1 यूनिट लेते हैं, तो हम 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट के लिए निकाल रहे हैं, तो कितना होगा, ये 8 यूनिट का दिया हुआ है, तो 1 का निकालना है, तो जब 8 का मेरा जो आ गया, 8 यूनिट का आ गया 200, सॉरी 240 माइनस 40, तो 200, तो एक का कितना हो जाएगा 200/8, इसको डिवाइड करेंगे, तो मेरा आ रहा है 25, दैट इज बी। सिंपल, इसको यही याद रखना था कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि जो बेस फ्लो है, फ्लड हाइड्रोग्राफ में से बेस फ्लो को सब्ट्रैक्ट किए, तो 240 माइनस 40 कर देते हैं, तो जो आ गया वो आ गया 8 यूनिट के लिए, पीक आ गया 8 यूनिट का, लेकिन हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए निकालना है, मीन्स 1 यूनिट के लिए निकालना है, तो 1 यूनिट में निकालने के लिए इसको 8 सेंटीमीटर से डिवाइड करते हैं, 8 सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर, तो मेरा 25 मीटर क्यूब पर सेकंड इसका पीक हो गया 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए 4 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ कैचमेंट इन अ ट्रायंगुलर इज शेप, जैसे ट्रायंगुलर शेप का है, स्लोप शेप विथ अ टाइम बेस दिया हुआ है 100 आवर एंड पीक फ्लो ऑफ 50 मीटर क्यूब पर सेकंड, द कैचमेंट एरिया दिया हुआ 360, द पीक फ्लो ऑफ दिस कैचमेंट एरिया फॉर 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो पीक फ्लो पूछ रहा है कितना होगा, मीन्स क्यू का वैल्यू निकालना है, ट्रायंगुलर है, ये पीक मान लिया क्यू है, ये टाइम दिया हुआ है 100 आवर 100 आवर, तो इस केस में जो होता है, सिंपल से एक फॉर्मूला आपको याद रखना ट्रायंगुलर शेप का, ट्रायंगुलर शेप में क्या होता है फॉर्मूला, हाफ टी इंटू क्यू इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये याद रखना, हाफ टी इंटू क्यू ए इंटू बी, तो हाफ का देगा 0.5 हो गया, टी दिया हुआ मेरा कितना 100 आवर, तो इसको 100 हो गया आवर, आवर को चेंज करेंगे सेकंड में, तो 3600 मीन्स 3600 आ गया, इधर का पार्ट हो गया, एरिया दिया हुआ मेरा, एरिया दिया हुआ 360 किलोमीटर, तो 360 इंटू 10⁶ SI यूनिट में करेंगे, 1 यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो 1 यूनिट के लिए जो 1 सेंटीमीटर होता है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻², तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो मेरा आ रहा था 1/2 इंटू 3600 इंटू टाइम हो रहा था 100 इंटू क्यू, ये बराबर कितना का हो रहा है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट को चेंज करेंगे SI में, तो -2 इंटू एरिया कितना 360 इंटू 10⁶ हो जाएगा, ये SI यूनिट में, इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू का वैल्यू मेरा निकल जाएगा, क्यू का जो वैल्यू निकल रहा वो 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, SI यूनिट में आ गया 20। तो यहाँ से सिंपल इसमें यही याद रखना है, जो ट्रायंगुलर, जब भी ट्रायंगुलर पोर्शन आएगा ट्रायंगुलर शेप का, एक ही याद रखना, हाफ टी इंटू क्यू इज इक्वल टू ए इंटू बी, बी क्या होता है, रेनफॉल एक्सेस होता है, या रेनफॉल एक्सेस होता है दैट इज 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में होता है 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए, इस फॉर्मूला पे ही हम लोग निकालते हैं ट्रायंगुलर के लिए, ट्रायंगुलर शेप का जो कैचमेंट है, तो सिंपल इसी पे निकालता है, हाफ इंटू टी वी, हाफ इंटू टी वी, हाफ इंटू टी क्यू इज इक्वल टू ए इंटू बी, कोई भी ट्रायंगुलर शेप का कोई
तो गैमलेट इक्वेशन अगर एक्स टी का निकाला जाए तो एक्स बार प्लस के इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, ये होता है गैमलेट। होता ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यू पे नहीं होता। मीन्स अगर इसका निकालते हैं एक्स टी निकालने के लिए क्या होता है, एक्स मीन प्लस के इंटू सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, मीन वैल्यू हो गया, मीन वैल्यू पे दिखा रहा, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, और लेंथ ऑफ रिकॉर्ड मीन्स तीनों पर डिपेंड करता है, बट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यू इसमें नहीं है। तो इसमें ये नहीं होगा, मीन्स 4 नहीं होगा, 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, इसमें है, दैट इज बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर एन एनुअल फ्लड, फॉर एन एनुअल फ्लड सीरीज अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को अरेंज किया हुआ, द रिटर्न फॉर ए मैग्नीट्यूड लिस्टेड एट पोजीशन पीरियड m in the total data n, for a magnitude listed at position period m, पोजीशन पीरियड m दिया हुआ है, टोटल डाटा n दिया हुआ है, तो क्या होगा। तो इसमें जो होता है, अगर तो सिंपल से अगर निकाला जाए तो रिटर्न फॉर मैग्नीट्यूड लिस्ट एट द पोजीशन पीरियड m फॉर डिसेंडिंग और अरेंज, तो ये जो होता है, ये जो फॉर्मूला है ये दिया हुआ है, ये इसका आंसर है। ये जो होता है बेवल्स फार्मूला है, ये बेबुल फार्मूला हो गया। और एक होता है 3 फार्मूला का हैजेंस इक्वेशन होता है। हैजेंस इक्वेशन जो होता है वो n डिवाइड बाई m माइनस 0.5 होता है। तो इसमें 3 फार्मूला है, अगर हैजेंस इक्वेशन से निकालते हैं तो हैजेंस इक्वेशन जो होता है वो टाइम रिटर्न पीरियड का जो होता है हैजेंस इक्वेशन का t इज इक्वल टू n डिवाइड बाई m माइनस 0.5। एक होता है कैलिफोर्निया फार्मूला, कैलिफोर्निया फार्मूला से अगर देखे जाए तो रिटर्न पीरियड जो होगा वो होता है n डिवाइड बाई m। एक होता है वेबुल फार्मूला, वेबुल फार्मूला जो होता है, वेबुल फार्मूला जो होता है वो होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई m, t इज इक्वल टू। इस रिटर्न पीरियड का जो रिटर्न पीरियड है उसका फार्मूला 3 तरह का होता है, हाइजेंस इक्वेशन, कैलिफोर्निया इक्वेशन और वेबुल इक्वेशन। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा इसमें सही है। तो पहला अगर देखा जाए तो n ऊपर में है, तो n ऊपर में किस में दिया हुआ है, m प्लस 1 किसी में नहीं आता है, m माइनस 0.5 जो होता है हाइजेन इक्वेशन का होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये n है, लेकिन यहाँ पर अगर 0.5 रहता माइनस में तो हाइजेन इक्वेशन होता, ये नहीं होगा, ये ऊपर में ये होगा नहीं। ये n बाई, अगर इसका n बाई m रहता, n बाई m रहता तो ये कैलिफोर्निया इक्वेशन से सही होता रिटर्न पीरियड का। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत है, ये जो मेरा सही है ये होता है बाइबुल्स फार्मूला। बाइबुल्स फार्मूला के लिए अकॉर्डिंग ये टाइम पीरियड का वैल्यू सही है या रिटर्न पीरियड का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, इफ द रिस्क ऑफ ए फ्लड इज नॉट in the next 10 year is acceptable to 10%, then the return period for design should be। तो रिक्स दिया हुआ है, if the risk of a flood occurring in the next 10 year is accepted to 10%, then the return period for design। तो सिंपल से इसमें अगर रिक्स देखा जाए तो रिक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस क्यू के पावर n होता है। ठीक है, रिक्स जो होता है 1 माइनस क्यू के पावर n होता है। क्यू क्या होता है, क्यू जो होता है 1 माइनस क्यू जो होता है 1 माइनस पी होता है, और पी क्या होता है, पी बराबर होता है 1 बाई टी, मीन्स 1 बाई टी। तो पूछ क्या रहा, इफ द रिस्क ऑफ ए फ्लड occurring in the next 10 year is accepted to 10%, then the return period for the design should be। आर का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू का वैल्यू कितना मेरा आ जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, तो यहाँ से हम क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि आर दिया हुआ है, क्यू नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन 10 दिया हुआ है, एन बराबर 10 दिया हुआ, आर बराबर 10 दिया हुआ है। इससे क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन से हम क्यू का वैल्यू पुट करेंगे, पी का वैल्यू निकाल लेंगे, पी का वैल्यू निकल जाएगा। तो पी का वैल्यू निकाल करके तीसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन से हम लोग टी का वैल्यू निकालेंगे। टी का वैल्यू पूछ रहा है, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.9 के पावर 0.1। सिंपल वही याद रखना है, रिस्क जो होता है आर इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू के पावर एन, और क्यू जो होता है क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, और पी जो होता है 1 डिवाइड बाई टी। पूछ मेरा रहा है टी, मीन्स टाइम पूछ रहा है, रिटर्न पीरियड पूछ रहा है। तो
टी निकालना है तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ से क्यू निकाल लेंगे, यहाँ से पी निकाल लेंगे, पी का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहाँ से टी का वैल्यू निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर मेरा आ रहा है, वो आ रहा है मेरा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज इज मोस्टली यूज फॉर। पार्शियल ड्यूरेशन जो सीरीज है वो किस में यूज किया जाता है मोस्टली, तो पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज जो है मोस्टली यूज इन रेनफॉल एनालिसिस। रेनफॉल एनालिसिस में क्या यूज किया जाता है, पार्शियल ड्यूरेशन यूज किया जाता है। फ्लड एनालिसिस में पार्शियल नहीं यूज होता है। पार्शियल ड्यूरेशन कब भी होता है, वो रेनफॉल के टाइम में होता है। रेनफॉल जो होता है पार्शियल यूज होता है, पार्शियल एनालिसिस में पार्शियल ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा द स्टोरेज इनफ्लो रेट एंड आउटफ्लो रेट। 3 दिया हुआ है, स्टोरेज एस दिया हुआ है, इनफ्लो आई दिया हुआ है एंड आउटफ्लो क्यू दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ मुस्किंगम मेथड के द्वारा जो फ्लड रूटिंग का जो वैल्यू होता है एक्सप्रेशन वो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है मुस्किंगम मेथड का, तो स्टोरेज इज इक्वल टू के एक्स इनफ्लो प्लस 1 माइनस एक्स इंटू आउटफ्लो, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। स्टोरेज इज इक्वल टू के कांस्टेंट हो गया, एक्स कांस्टेंट हो गया, आई इनफ्लो हो गया एंड क्यू आउटफ्लो हो गया। इस तरह से मेरा ऑप्शन मिलाते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन मेरा इसमें से दिख रहा है तो ए ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसको अगर माइनस कॉमा लेते हैं तो इस तरह से मेरा ए इसका ये होगा। सिंपल इक्वेशन यही याद रखना, स्टोरेज इक्वल टू एस इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स इंटू क्यू, दैट इज ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेंट वेंट्स इक्वेशन फॉर अनस्टेडी ओपन चैनल फ्लो। अनस्टेडी ओपन चैनल फ्लो में जो होता है विच ऑफ द फ्लोइंग सेंट वेंट इक्वेशन फॉर अनस्टेडी ओपन चैनल फ्लो के लिए इसमें कौन कौन सा जो होता है वो सेंटमेंट इक्वेशन में काउंट किया जाता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को और मोमेंटम इक्वेशन को, ये दोनों को काउंट किया जाता है। बस एनर्जी इक्वेशन जो होता है वो एनर्जी इक्वेशन को सेंटमेंट में नहीं आता है अनस्टेडी। तो इस तरह से 1 और 2 मीन्स कंटिन्यूटी और मोमेंटम 1 और 2 सही है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन केस ऑफ चैनल रूटिंग में द स्टोरेज इज फंक्शन ऑफ। चैनल रूटिंग में जो स्टोरेज होता है, तो चैनल रूटिंग में जो एक 2 तरह का रूटिंग होता है, एक चैनल रूटिंग होता है, एक रिजर्वायर रूटिंग होता है। तो चैनल रूटिंग में जो स्टोरेज होता है वो किसका फंक्शन होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का फंक्शन होता है। इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का फंक्शन होता है चैनल रूटिंग में। इस तरह से आंसर मेरा सी हो गया। यहीं पर अगर ये रिजर्वायर स्टोरेज रहता या रिजर्वायर रूटिंग रहता तो उसमें सिर्फ आउटफ्लो होता। अगर रिजर्वायर स्टोरेज है, अगर रिजर्वायर स्टोरेज या रिजर्वायर रूटिंग है, अगर चैनल रूटिंग में हो गया, चैनल रूटिंग में बोथ, चैनल में बोथ, और अगर रिजर्वायर अगर रूटिंग है तो ये जो होता है सिर्फ आउटफ्लो पर डिपेंड करता है। रिजर्वायर रूटिंग आउटफ्लो पर डिपेंड करता है, रिजर्वायर रूटिंग आउटफ्लो पर डिपेंड करता है। और चैनल रूटिंग चैनल के लिए बोथ, चैनल बनाने के लिए दोनों आउटफ्लो इनफ्लो दोनों है, और रिजर्वायर के लिए जो है रिजर्वायर रूटिंग के लिए सिर्फ आउटफ्लो है, आउटफ्लो रिजर्वायर के लिए दैट इज। तो अगर रिजर्वायर के लिए करता तो सिर्फ बी हो जाता, बस चैनल के लिए जो है ए और बी दोनों, दैट इज सी आंसर इसका। नेक्स्ट को देखते हैं मुस्किंगम मेथड। मस्किंगम मेथड जो है फ्लड रूटिंग क्या होता है, मस्किंगम मेथड जो होता है वो चैनल रूटिंग मेथड होता है। जो मस्किंगम मेथड है वो चैनल रूटिंग मेथड है। मस्किंगम मेथड जो होता है एक चैनल रूटिंग मेथड होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन आर यूज इन हाइड्रोलॉजिकल फ्लड। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन आर यूज इन हाइड्रोलॉजिकल फ्लड रूटिंग। हाइड्रोलॉजिकल फ्लड रूटिंग में कौन सा इक्वेशन यूज किया जाता है। तो हाइड्रोलॉजिकल फ्लड जो है, हाइड्रोलॉजिकल जो अगर यूज करते हैं हाइड्रोलॉजिकल फ्लड रूटिंग मेथड में, तो हाइड्रोलॉजिकल फ्लड इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होता है और एनर्जी इक्वेशन होता है, सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन को काउंट किया जाता है। तो इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन आर यूज्ड फॉर हाइड्रोलॉजिकल फ्लड रूटिंग। हाइड्रोलॉजिकल फ्लड रूटिंग में जो होगा वो कंटिन्यूटी इक्वेशन सिर्फ यूज किया जाता है। तो इस तरह से मेरा ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लीनियर रिजर्वायर। लीनियर रिजर्वायर मीन्स क्या होता है, जो डिपेंड करता है वो सिर्फ आउटफ्लो पर डिपेंड करता है। इन लीनियर रिजर्वायर स्टोरेज जो है, लीनियर रिजर्वायर में जो स्टोरेज है वो होता है के इंटू क्यू, या फिर कह सकते हैं जी क्यू हो गया, ये आउटफ्लो हो गया, तो आउटफ्लो हो गया, या इसको कभी कहीं ओ से इंडिकेट करते हैं, कहीं क्यू से इंडिकेट करते हैं। तो जो स्टोरेज जो होता है लीनियर रिजर्वायर का वो वायरी करता है आउटफ्लो रेट पे।
भी वेरी करेगा तो आउटफ्लो रेट पे। तो लीनियर रिजर्वायर स्टोरेज वेरी लीनियरली विथ आउटफ्लो। लीनियर रिजर्वायर जो है वेरी करता है लीनियरली किस पे, आउटफ्लो पे। तो लीनियर रिजर्वायर में जो स्टोरेज का जो फॉर्मूला होता है वो के इंटू आउटफ्लो होता है। के इंटू आउटफ्लो मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है आउटफ्लो का, और लीनियर प्रोपोर्शनल है आउटफ्लो का, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डायमेंशन ऑफ स्टोरेज कोफिशिएंट। स्टोरेज कोफिशिएंट का डायमेंशन क्या होता है, तो स्टोरेज कोफिशिएंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो स्टोरेज कोफिशिएंट जो होता है डायमेंशन लेस होता है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पोरोसिटी ऑफ सैंड सैंपल 50%, then the specific yield of an aquifer containing this sand will be। पूछ रहा है, जब एक क्वेश्चन दिया हुआ पोरोसिटी किसी सैंपल का 50%, तो पूछ रहा है कि स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी। जब पोरोसिटी 50% दिया हुआ है और स्पेसिफिक यील्ड पूछ रहा है, तो स्पेसिफिक यील्ड बराबर क्या होगा, पोरोसिटी माइनस रिटेंशन। तो जब भी होगा तो इससे कम ही होगा। यहाँ से देखा जा सकता है कि अगर स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू, अगर पोरोसिटी दिया हुआ तो जब भी होगा, तो अगर इस बाई का फॉर्मूला यील्ड का फॉर्मूला का, तो एन एस पोरोसिटी माइनस एस या स्पेसिफिक रिटेंशन जो है वो सब्ट्रैक्ट इसमें करते हैं। स्पेसिफिक यील्ड स्पेसिफिक रिटेंशन जो सब्ट्रैक्ट होगा मीन्स 50 से कम होगा, तो इस तरह से इसका आंसर कौन होगा, लेस देन 50%, दैट इज बी। सिंपल इसमें एक ही फार्मूला याद रखना, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी। स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कैपेसिटी। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कैपेसिटी। कैपेसिटी पर क्या था, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन जो होता है, अगर मान लिया जाए ये है तो दोनों के बीच का जो ड्रा डाउन हुआ, तो वो एक डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कैपेसिटी। सी स्पेसिफिक कैपेसिटी हो गया डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन, तो सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है परमिएबिलिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल एट द टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इतना। मीन्स कह रहा है कि के का वैल्यू 0.5 है, कब, जब उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज टू 50 डिग्री सेल्सियस देन द परमिएबिलिटी ऑफ द सैंपल क्या होगा। तो रिलेशन देखते हैं पहले परमिएबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में। जो परमिएबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर, दैट इज साइज का स्क्वायर, प्रोपोर्शनल होता है गामा डब्ल्यू बाई एन हो गया, ये विस्कोसिटी इसको कह सकते हैं, या प्रोपोर्शनल होता है म्यू क्यू ई क्यू वॉइड रेशियो वाई 1+E। तो और भी होता है बहुत सारा टर्म, तो यहाँ से देख सकते हैं के जो हो गया प्रोपोर्शनल हो गया गामा डब्ल्यू बाई म्यू विस्कोसिटी। तो यहाँ से आप दूसरा देख सकते हैं जो के हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया विस्कोसिटी का। और विस्कोसिटी ऑफ जो फ्लूइड होता है, या विस्कोसिटी ऑफ जो लिक्विड होता है, फ्लूइड में तो गैस और लिक्विड दोनों आता है, तो गैस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। विस्कोसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के लिए है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो विस्कोसिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, तो विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और परमिएबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। यहाँ से रिलेशन देखा जाए तो जो के और टी में जो रिलेशन होगा, तो परमिएबिलिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर का। तो यहाँ से कह सकते हैं कि परमिएबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर हम, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, परमिएबिलिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल 20 डिग्री सेल्सियस पे परमिएबिलिटी 0.5 दिया हुआ है, तो 15 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। मीन्स टेम्परेचर घट रहा है तो परमिएबिलिटी भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन होता है इसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का परमिएबिलिटी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो परमिएबिलिटी होगा 15 डिग्री सेल्सियस पे वो कम जाएगा, तो लेस देन 0.5 मीटर पर सेकंड, 5 mm पर सेकंड। ये सिंपल याद रखना है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। यहाँ से निकाल लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से मेरा लेस देन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वाटर लेवल इन द वेल पेनिट्रेटिंग एक कॉन्फाइंड एक्वीफर। अगर प्रेशर डिक्रीज करते हैं
तो जो वाटर का जो लेवल है, वाटर लेवल जो है कॉन्फाइंड एक्वाफर में, वो क्या होगा, वो जब प्रेशर डिक्रीज कर रहा तो इंक्रीज करेगा। वाटर लेवल जो जब भी होगा तो इनकी प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा तो वाटर लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन एंड एरिया ऑफ 5200 किलोमीटर स्क्वायर प्लेन रीजन। तो हम लोग जानते हैं प्लेन रीजन में जो होता है एक रेनगेज जो होता है, एक रेन होता है 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एक प्रोवाइड किया जाता है, किसमें, प्लेन में। यही अगर हिली एरिया रहा है तो हिली एरिया में जो प्रोवाइड किया जाता है 1 रेनगेज स्टेशन प्रोवाइड किया जाता है 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, मीन्स 130 में प्रोवाइड किया जाता है 1 फॉर हिली एरिया एंड 520 में प्रोवाइड किया जाता है 1 फॉर प्लेन एरिया। तो यहाँ से देखा जाए कि अगर हम 1 प्रोवाइड कर रहे हैं 5200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, तो पूछ रहा है 5200 में कितना होगा। तो 5200 में कितना होगा, तो 520 में 1, तो 5200 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा 10। सिंपल याद रखना यही कि एक रेनगेज स्टेशन फॉर प्लेन एरिया 520 किलोमीटर स्क्वायर में प्रोवाइड किया जाता, और फॉर हिली एरिया में 130, और फॉर नॉर्मल एरिया के लिए देखा जाए तो 260 होता है, 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर रेनगेज स्टेशन। तो 3 डाटा याद रखना, 130, 260 एंड 520। 520 फॉर प्लेन रीजन, 130 फॉर हिली रीजन। तो इस तरह से इसका देखा जाए, जब 520 में 1 है तो 5200 में कितना होगा, तो 10 होगा, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For a storm of a given duration, if the intensity of a storm corresponding to a return period t is I, then the intensity of a storm for same duration but corresponding to return period t1। ये पूछ रहा है अब रिटर्न पीरियड t है तो इंटेंसिटी दिया हुआ है, रिटर्न पीरियड और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है ये पूछना चाह रहा है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग एक रिलेशन जानते हैं दोनों के बीच में। और रिलेशन क्या होता है, और जो रिलेशन होता है, और रिलेशन जो होता है इंटेंसिटी का, वो P इज इक्वल टू ए टी डिवाइड बाई टी आर प्लस बी का पावर n। ये होता है रिलेशन, होता है किसका, इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी और टाइम पीरियड में। इंटेंसिटी और टाइम पीरियड में ये रिलेशन होता है ए टी एक्स डिवाइड बाई टी आर प्लस बी टू द पावर n। या कह सकते हैं जो रिलेशन पूछ रहा है स्टॉर्म इंटेंसिटी का, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ अ स्टॉर्म इंटेंसिटी अगर P इंडिकेट करता है तो ए टी एक्स डिवाइड बाई टी आर प्लस बी पावर n, ये रिलेशन होता है इंटेंसिटी वर्सेस रिटर्न पीरियड में। तो यहाँ से देखा जाए, इस रिलेशन से देखा जाए तो जो इंटेंसिटी जो मेरा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिटर्न पीरियड का। तो इंटेंसिटी जो है रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिटर्न पीरियड के। तो यहाँ पर देखा जाए कि T1 जो है ग्रेटर है T से, तो पूछ रहा है I1 जो होगा वो क्या होगा। तो T1 ग्रेटर है T से, तो I1 भी जो होगा वो ग्रेटर होगा I से। सिंपल से दोनों प्रोपोर्शनल डायरेक्ट है, मीन्स I1 जो होगा वो ग्रेटर होगा I से। क्यों, क्योंकि T1 जो है ग्रेटर है T से, तो I1 ग्रेटर देन I। तो पूछ रहा है जो I1 T1 कोरस्पोंडिंग जो प्रेसिपिटेशन वो कितना होगा, वो ग्रेटर देन I होगा। T1 ग्रेटर है तो I1 भी ग्रेटर होगा, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 83 नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्लड। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्लड इक्वल और ग्रेटर देन 25 ईयर फ्लड अकरिंग ट्वाइस इन नेक्स्ट 3 ईयर। ट्वाइस इन 3 ईयर। तो हम लोग एक प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिंपल फार्मूला एक होता है NCR PR इंटू क्यू एन माइनस आर, PR इंटू क्यू एन माइनस आर। यहाँ से इसको निकाल सकते हैं NCR PR इंटू क्यू एन माइनस आर। अब इसमें देखते हैं n क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, तो n बराबर मान लेते दिया हुआ 3, n बराबर दिया हुआ 3, और r दिया हुआ ट्वाइस, तो r बराबर 2 दिया हुआ। तो यहाँ से n दिया हुआ 2 दिया हुआ, तो अब p कैसे निकालेंगे, 20 ईयर जो दिया हुआ रिटर्न पीरियड दिया हुआ, तो यहाँ से p निकाल लेंगे। p बराबर क्या हो जाएगा 1/t, p निकल जाएगा। q कैसे निकलेगा, q होता है 1 - p,
इस पी का वैल्यू निकल गया, क्यू का वैल्यू निकल गया, आर दिया हुआ, एन दिया हुआ, सबका वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मतलब पी अगर सबसे पहले देखते हैं तो पी बराबर होता है 1/t, टी दिया हुआ 25, तो 1/25 दैट इज 0.04। यहाँ से क्यू निकालेंगे, क्यू बराबर 1 माइनस पी, 1 माइनस पी इसको सॉल्व करेंगे तो 0.96। तो पी निकल गया, क्यू निकल गया, एन दिया हुआ है 3 और आर दिया हुआ 2। सारा डाटा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, किसमें, एन सी आर पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3c2, पी मेरा था 0.04 टू द पावर आर, आर दिया हुआ 2, क्यू मेरा आ गया था, क्यू कितना आ गया था, क्यू आ गया था मेरा 96.96 और एन माइनस आर, एन दिया हुआ 3 और आर दिया हुआ 2, तो एन माइनस 2 बोले तो 1। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है वो आ रहा है 72 डिवाइड बाई 15625 दैट इज सी। तो सिंपल इसमें हम लोग यही याद रखना है कि एन सी आर पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर। एन दिया हुआ था 3, आर दिया हुआ था 2, पी निकाल दिए 1/t से, क्यू निकाल दिए 1 माइनस पी से। सॉल्व करके इसको आंसर लाएं तो मेरा 672 डिवाइड बाई 15625 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेनफॉल इन 4 सक्सेसिव, क्या द रेनफॉल इन 4 सक्सेसिव 12 आवर पीरियड ऑन द कैचमेंट और इतना 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 दिया हुआ है। इफ द इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स 5 फॉर द स्टॉर्म इज 5 mm पर आवर। जो 5, यहाँ पर ध्यान देना ये कि जो 5 इंडेक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है, 5 इंडेक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो पर आवर के टर्म में दिया हुआ है, लेकिन बाकी जो रेस्ट डाटा दिया हुआ है मीन्स 40, 80 और 90 mm 30 mm जो 12 आवर के रेफरेंस में दिया हुआ है, मीन्स 12 आवर में 40 mm बारिश हो रहा है या 12 रेनफॉल हो रहा है 40 mm में। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में, मीन्स 12 mm को फॉर्म में। तो सबसे पहले जो ये 5 mm डाटा, जो 5 इंडेक्स का जो डाटा दिया हुआ है 5 mm पर आवर, इसको कन्वर्ट करते हैं हम 12 आवर पर 12 आवर के क्रम में। इसको 12 आवर में करने में क्या होगा, 5 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5 इंटू 12 आवर में कितना होगा टोटल, तो 60 हो गया। 5 इंडेक्स का वैल्यू मेरा 12 आवर के टर्म में जो 5 इंडेक्स का वैल्यू हो गया वो 60 हो गया। तो पूछ रहा ये भी टर्म दोनों सेम टर्म में आ गया, ये भी 12 आवर के रेंज में दिया हुआ था, ये भी मेरा 5 इंडेक्स का वैल्यू आ गया 12 आवर के रेंज में, मीन्स 60 mm पर 12 आवर। इसको कर सकते हैं 60 mm पर 12 आवर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि 60 से मेरा कम कौन सा डाटा है, उसको इसमें से हटाते हैं। तो 5 इंडेक्स का तो वैल्यू यही होता है, 5 इंडेक्स पर अगर लगाएंगे तो जो P माइनस क्यू इंटू टी होता है, तो 60 से कम इसमें कौन सा है, तो 60 से कम मेरा 40 हो गया और 30 हो गया। ये दोनों को हटा दिया जाए तो यहाँ से देखा जाए 5 इंडेक्स का जो वैल्यू होगा तो ये हट गया और ये हट गया, तो बच गया 80 प्लस 90 और माइनस पूछ क्या रहा है, टोटल सरफेस रन ऑफ, तो क्यू पूछ रहा है, माइनस टाइम कितना हो गया, 2 इसमें हट गया, 2 जब हट गया, 2 इसमें अगर हटा दिए तो बचा कितना, इसमें 2 बचा, तो 2 बचा इसमें, तो 12 प्लस 12 12 प्लस 12, 2 कैंसिल हो गया, तो एक टाइम इसका बचा, एक टाइम इसका बचा, 12 प्लस 12। 5 इंडेक्स का वैल्यू अगर निकाला जाए तो यहाँ से 5 आ रहा था, तो 5 इसको रख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आ रहा मेरा 5 इज इक्वल टू 80 प्लस 90 माइनस क्यू डिवाइड बाई 12 प्लस 12। इसी डाटा को सॉल्व करने हैं, सॉल्व करते हैं तो जो मेरा क्यू का जो वैल्यू आ रहा है, क्यू का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्यू का जो वैल्यू आ रहा है उसको सॉल्व करने पे 50 mm आ रहा है, दैट इज बी। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है, इसका तो आ गया मेरा सिंपल से निकालेंगे, तो यही 5 इंडेक्स का जो वैल्यू होता है पी माइनस क्यू डिवाइड बाई आर टी, इसी को सॉल्व करके पी 5 निकाल लिए थे हम लोग 12 आवर के टर्म में, तो इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद मेरा जो आंसर आया वो यह है। नेक्स्ट टर्म क्या कर रहा है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्यों, हाँ ये 185 नंबर है, 185 नंबर का देखते हैं। 185 नंबर क्या कर रहा है, द 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ कैचमेंट एरिया
180 किलोमीटर स्क्वायर इन ट्रायंगुलर, फिर से ट्रायंगुलर आ गया इन शेप, ट्रायंगुलर शेप में इफ द पीक ऑर्डिनेट ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ इज 10 मीटर क्यूब पर सेकंड देन द टाइम बेस, टाइम पूछ रहा है क्या होता है, तो हम लोग सिंपल से जानते हैं जब भी ट्रायंगुलर आता है तो हाफ टी इंटू क्यू इज इक्वल टू ए इंटू बी, इसी फार्मूला पे बनाते हैं, तो फार्मूला पे सॉल्व करते हैं। तो जो मेरा ए का जो वैल्यू दिया हुआ है हाफ टी पूछ रहा है कितना है, टी निकालना है, टाइम कितना है वो आवर में पूछ रहा है, तो बाद में इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले टी इंटू 3600 लिखते हैं, क्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है मीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसा इनमें कन्वर्ट कर दिए हैं। ए का वैल्यू दे मेरा 180 दिया हुआ है, तो 180 इंटू 10⁻6 हो गया, और बी का वैल्यू मेरा 1 सेंटीमीटर होता है तो 1 इंटू 10⁻2। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से टी का वैल्यू मेरा आ जाएगा, टी का वैल्यू जो मेरा सोल्व करके आ रहा है वो आ रहा है, टी का जो वैल्यू सोल्व करने के बाद जो आएगा 100 आवर आ रहा है, मीन्स 100 आवर आ रहा है, तो 100 आवर सी। सिंपल इसमें यही फार्मूला लगाना, जब भी ट्रायंगुलर शेप का आवे, ट्रायंगुलर शेप का कैचमेंट आवे तो हम लोग यही एक फार्मूला यूज करते हैं, हाफ टी क्यू इज इक्वल टू ए इंटू बी। सारे लोग को ए साइड, सारे टर्म को ए साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद इसको जो सोल्व करना, जो निकालने के बाद आता है उसको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इस फार्मूला में, इस क्वेश्चन में मेरा टी निकालना था, तो टी का वैल्यू निकालें, तो टी का वैल्यू इसको सोल्व करने का जो आ रहा है वो 100 आवर में आ रहा है, तो सी मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द परसेंटेज ऑफ रेन गेज स्टेशन विच शुड बी रिक्वायर्ड विथ सेल्फ रिकॉर्डिंग गेज फॉर नोइंग द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल शुड बी। तो कहने का मतलब ये होता है जो भी इंडिया में यूज होता है रेन गेज जो स्टेशन है वो जो रिकॉर्डिंग टाइप और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप दो टाइप का होता है यूज करने के लिए, लेकिन जो इसमें पूछ रहा है जो रिकॉर्डिंग टाइप होता है वो कितना होता है, तो ये स्टैंडर्ड डायमेंशन है, स्टैंडर्ड डाटा है, इसमें जो मिनिमम जो है 10% जो है मस्ट है, जो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होना ही चाहिए, नॉन रिकॉर्डिंग भी होता है और रिकॉर्डिंग भी होता है, तो इसमें 10% जो है, मिनिमम 10% जो है वो रिकॉर्डिंग टाइप होना ही चाहिए, तो 10% हो गया, दैट इज बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द सेम कैचमेंट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द सेम कैचमेंट एरिया द सिचुएटेड इन द 3 जोन है, पर एक्स बाई जेड रिप्रेजेंट फ्लैट, एफ एक्स जो है फ्लैट के लिए है, ट्रॉपिकल जोन फ्लैट फॉर एक्स बाई जेड, फ्लैट जोन ऑफ ट्रॉपिकल जोन, माउंटेनियर रीजन ऑफ ट्रॉपिकल जोन, बाई जो है माउंटेनियर रीजन के लिए हो गया ट्रॉपिकल जोन, एंड एराइड जोन रिस्पेक्टिवली, मतलब जेड जो हो गया एराइड जोन के लिए हो गया, एक्स बाई जेड 3 टर्म दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है, देन द रिलेशन बिटवीन द डिजेबल नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन, नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे, जब हिली एरिया है या माउंटेनियर एरिया है तो रेनगेज जो होता है 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे एक रेनगेज होता है, अगर प्लेन एरिया है तो प्लेन में जो होता है 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 होता है, तो इस तरह से देखा जाए तो हिली एरिया में सबसे ज़्यादा होगा, हिली एरिया अगर 130 पर ही दिया जा रहा है, 130 किलोमीटर स्क्वायर में वो 1 रहेगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा हिली एरिया में देखते हैं, तो हिली एरिया में हिली एरिया का टर्म कौन सा है, मीन्स ट्रॉपिकल, ये माउंटेनियस में कौन सा टर्म दिया हुआ, बाई टर्म दिया हुआ माउंटेनियस के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो होगा ये नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन एन बाई सबसे ग्रेटर होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दिया हुआ फ्लैट रीजन, और इसके बाद दिया हुआ कौन सा फ्लैट रीजन दिया हुआ, तो फ्लैट रीजन में देखते हैं, और एक एराइड रीजन, एराइड जोन दिया हुआ है, तो इसका एनएक्स जो है, एनएक्स जो दिया हुआ है मीन्स फ्लैट रीजन 520 पर था, 520 पर निकालते हैं तो ये हो जाएगा, और एराइड जो होता है वो 200 समथिंग पर निकाला जाता है, तो सबसे कम जो होगा एराइड में होगा, मीन्स एनजेड जो होगा सबसे कम होगा, एन बाई ग्रेटर होगा, और सबसे कम जो होगा वो एनजेड होगा, तो एनजेड सबसे कम में इसमें है और सबसे बाई ये है, दैट इज सी इसका आंसर होगा। सिंपल से डाटा याद रखना है कि जब भी हिली रीजन के बारे, हिली में आए, हिली एरिया में, तो 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे एक रेनगेज स्टेशन प्रोवाइड करते हैं, और प्लेन एरिया में होता है जो 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे वन रेनगेज स्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो मेरा सी आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल वैल्यू ऑफ 4 रेनगेज स्टेशन इज 30%, रेनफॉल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ में सी भी का वैल्यू दिया हुआ है 30%, एंड द परमिसिबल ईयर इन द एस्टिमेट ऑफ द मीन रेनफॉल इज 10%, मीन्स ईयर का वैल्यू दिया हुआ 10%, देन द एडिशनल नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन कितना होगा, एडिशनल पूछ रहा है, मीन्स 4 रेनगेज प्रोवाइड किया हुआ है
तो एडिशनल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। सी बी का वैल्यू दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ और इरर दिया हुआ। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन इज इक्वल टू क्या होता है, सी बी डिवाइड बाई ई इरर का होल स्क्वायर। इसको फ्रेश में लिखते हैं तो इसको जानते हैं कि नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिवाइड बाई इरर का होल स्क्वायर। ये होता है टोटल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन प्रोवाइडेड। तो यहाँ से देखा जाए तो सी बी का वैल्यू मेरा 30 दिया हुआ था, इरर मेरा 10 दिया हुआ था, इसको स्क्वायर करेंगे तो टोटल 9 आ रहा है। मीन्स टोटल 9 रेन गेज स्टेशन जो है होना चाहिए। लेकिन इसमें दो पूछ रहा एडिशनल कितना पूछ रहा, एडिशनल पूछ रहा। तो 4 पहले से है तो टोटल मेरा आ गया, अगर एन का वैल्यू मेरा 9 आ गया और पहले से 4 दिया हुआ है, तो जो एन एडिशनल होगा, एन एडिशनल जो होगा वो कितना होगा, 9 माइनस 4 दैट इज 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो यहाँ से मेरा आंसर सी आ गया, 9 माइनस तो 5 आ गया। तो इस तरह से सिंपल इसमें यही याद रखना था, टोटल नंबर ऑफ रेन स्टेशन इज इक्वल टू सी बी बाई ई का होल स्क्वायर। सी बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ई क्या होता है, इरर होता है। इसी को सोल्व करके टोटल निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के बाद 4 जो पहले से प्रोवाइड किया हुआ तो बचा कितना, एडिशनल कितना बचा, तो 5 और प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द इवेपोरेशन फ्रॉम सी वाटर का जो इवेपोरेशन होता है वो कम होता है किससे कंपेयर में, फ्रेश वाटर से। जो अगर सारा कंडीशन सेम है, मीन्स शेप उसका सी का, एयर वगैरह वेव जो है, एयर का स्पीड जो है वो सब कंडीशन सेम है, तो उस केस में जो इवेपोरेशन होता है सी का वो कम होता है इन कंपेयर टू फ्रेश वाटर। तो ये सही है। क्यों, जो फ्रेश वाटर का जो इवेपोरेशन होता है ज़्यादा होता है और सी का कम होता है। तो ये मेरा एक सही है। वाइपर प्रेशर ऑफ सी वाटर इज लेस, वाइपर सी वाटर का जो वाइपर प्रेशर था वो कम होता है देन प्योर वाटर से कम होता है। मीन्स ये भी सही है, ये भी से इसका एक्सप्लेनेशन है, सही है। कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिकल कंडीशन द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर इज लेस ऑफ फ्रेश वाटर। क्यों, बिकॉज वाइपर प्रेशर ऑफ सी वाटर इज लेस देन द प्योर वाटर। मीन्स इसका रीजन भी सही है, ये सही है, दैट इज ए इसका सही हो जाएगा। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्या कर रहा है। 90 नंबर कह रहा है क्या, इस साइफोन एक्वेडक्ट क्या होता है। जब भी एक्वेडक्ट का है तो CAD याद रखना है। CAD मीन्स एक्वेडक्ट। CAD कहने का मतलब होता है कनाल ऊपर हो और ड्रेनेज नीचे हो। जब भी ये CAD का फॉर्म करेगा तो एक्वेडक्ट का फॉर्मेशन होता है, CAD का। ऑटो कैड हम लोग पढ़े थे, ऑटो कैड का ही है, CAD याद रखना। तो ये जब भी बनेगा बीच में तो CAD आएगा, तो एक्वेडक्ट आएगा। ये पूछ रहा है साइफोन एक्वेडक्ट क्या होता है। साइफोन एक्वेडक्ट में अगर इस तरह से फॉर्मेशन, कनाल ऊपर एक्वेडक्ट है सबसे पहले, तो कनाल ऊपर होगा और ड्रेनेज नीचे होगा। साइफोन एक्वेडक्ट क्या होता है, जब ड्रेनेज का जो वाटर हाई फ्लोड लेवल जो है वो कनाल के बेस लेवल से ऊपर हो जाए। कनाल का ये बेस लेवल है, ये कनाल का बेस लेवल या बेड लेवल बोल सकते हैं। कनाल का बेड लेवल से ड्रेनेज का हाई फ्लड लेवल जो है ऊपर हो जाए तो ये साइफोन एक्वेडक्ट होता है। साइफोन एक्वेडक्ट फॉर्मेशन कब होता है, जब हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज इज एबव द बेड लेवल ऑफ कनाल। तो ये हो गया साइफोन एक्वेडक्ट का कंडीशन। तो ये पूछ क्या रहा है, आप क्वेश्चन पे आते हैं। साइफोन एक्वेडक्ट देख लें क्या होता है। द मस्ट सर्व कंडीशन कब होगा फ्लूड, द कनाल रन फुल ड्रेन। ये बना है इस तरह से फॉर्मेशन हो गया, मान लीजिए देख लेते हैं ये कनाल है या ड्रेनेज है। तो पूछ रहा कनाल इज ड्राई एंड ड्रेन इज एट हाई फ्लड लेवल। कनाल जो है सूखा है, मीन्स ड्राई है, एंड ड्रेन जो है हाई फ्लड लेवल। इसमें अगर हाई फ्लड लेवल आ गया और हाई फ्लड है और कनाल पूरा ड्राई है तो ये जो होगा मस्ट सर्व कंडीशन होगा। मीन्स इसी कंडीशन को जो अपलिफ्ट प्रेशर जो लगेगा इस पर, कनाल पे जो अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा इस पर, वो सबसे सर्व कंडीशन पे कब रहेगा, जब पूरा ये खाली हो, मीन्स पूरा ये ड्राई हो और ये पूरा फुल हो हाई फ्लड लेवल पर। तो कनाल इज ड्राई एंड हाई फ्लड लेवल, कनाल इज ड्राई एंड ड्रेन इज हाई फ्लड लेवल, दैट इज बी जो होगा मस्ट सर्व कंडीशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर क्या था, डबल मास कर्व। डबल मास एनालिसिस क्या होता है। डबल मास जो होता है कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए किया जाता है यूज। डबल मास कर्व या डबल मास एनालिसिस अडॉप्टेड। डबल मास कर्व जो होता है, एनालिसिस जो होता है, किस लिए अडॉप्ट किया जाता है, तो चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ, कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो जब भी लगे डबल मास कर्व या डबल मास एनालिसिस तो ये चेक किया जाता है कंसिस्टेंसी, चेक द कंसिस्टेंसी, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट्रोग्रेशंस ऑफ द डाउन स्ट्रीम लेवल जनरली कंसिडर इन द डिजाइन ऑफ।
जब भी डिजाइन किया जाता है लोअर होता है एट लो वाटर लेवल पे स्टेज पे, द restoration of the downstream level generally considered in the design of weir या बैरेज। तो ये होगा हायर एट द हायर फ्लड लेवल, नहीं हायर एट हायर फ्लड स्टेज पे नहीं होता है, ये हायर होता है लो वाटर लेवल पे। हायर जब भी होगा तो लो वाटर लेवल पे होता है, हायर एट लो वाटर लेवल, हायर एट लो वाटर लेवल स्टेज देन हाई फ्लड लेवल। जो लो वाटर लेवल पर जो होता है वो रेट्रोग्रेशन जो है वो हायर होता है, लो वाटर लेवल पे हायर होता है, तो लो वाटर लेवल पे हायर होगा, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्रॉस रेगुलेटर इन द मेन कैनाल आर प्रोवाइडेड टू। क्रॉस रेगुलेटर जो होता है मेन कैनाल में क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, रेगुलेट वाटर सप्लाई इन द ऑफ टेकिंग चैनल। इसके बाद देखते हैं आंसर क्या और देखते हैं, रेगुलेट द वाटर सप्लाई इन द मेन चैनल, रेगुलेट एक्सेसिव फ्लड वाटर, हेड ऑफ वाटर फॉर एडुकेट सप्लाई इनटू द ऑफ टेकिंग चैनल। जो हेड अप करता वाटर को हेड अप करने के लिए, वाटर तो हेड अप वाटर फॉर एडुकेट सप्लाई इनटू द ऑफ टेकिंग चैनल, ऑफ टेकिंग चैनल में वाटर को सप्लाई करने के लिए वाटर लेवल को हेड अप करते हैं, उसके लिए क्रॉस रेगुलेटर यूज करते हैं। इस तरह से इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो डी होगा, दैट इज रेगुलेट क्रॉस रेगुलेटर इज प्रोवाइड मेनली फॉर हेड अप ऑफ वाटर टू फॉर एडुकेट सप्लाई इनटू ऑफ टेकिंग चैनल, ऑफ टेकिंग चैनल में प्रोवाइड हेड अप करने के लिए इसको यूज किया जाता है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है फॉर ए वायराज द एग्जिट ग्रेडियंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, एग्जिट ग्रेडियंट अगर देखा जाए वायराज का तो एग्जिट ग्रेडियंट होता है 1 डिवाइड बाई पाई रूट लेमडा एच बाई डी। एच जो हो गया, अगर मान लीजिए ये मेरा बैराज है या डैम है, तो जो ये वाटर लेवल जो हो गया इसको एच बोलते हैं, ये जो कट ऑफ डेप्थ हो गया इसको डी बोलते हैं, ये जो लेंथ हो गया इसको लेंथ को बी इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से पूछ रहा है कि क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बैराज द एग्जिट ग्रेडियंट इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे इंडिपेंडेंट होता है, तो हम लोग देखें एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता था 1 डिवाइड बाई पाई लेमडा एच डिवाइड बाई डी। तो अप्लाइड हेड ऑफ वाटर पर तो डिपेंड कर ही रहा है, तो ये होगा नहीं, अप्लाइड हेड ऑफ वाटर पर डिपेंड कर रहा है, तो अप्लाइड हेड ऑफ वाटर पर डिपेंड कर रहा है तो ये होगा नहीं। द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ फ्लूइड, हॉरिजॉन्टल लेंथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर लेमडा का वैल्यू निकाला जाए तो लेमडा का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है, अल्फा का जो वैल्यू होता है वो बी बाई डी होता है, अल्फा का जो वैल्यू होता है बी बाई डी होता है। इस तरह से मेरा एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला बनता है। तो इसमें हम लोग देखें कि अगर ये मेरा बैराज है, ये मेरा कट ऑफ डेप्थ डी हो गया, ये मेरा वाटर डेप्थ एच हो गया, ये जो लेंथ हो गया इसी को लेंथ को बी बोलते हैं, तो एच ये बी और ये डी तीनों का रिलेशन करेंगे, यहाँ से आई का जो वैल्यू होता है एग्जिट ग्रेडियंट का वो निकलता है पाई लेमडा पाई अंडर स्क्वायर रूट लेमडा एच बाई डी। इस बी पे भी डिपेंड करता है, डी पे भी डिपेंड करता है और एच पे भी डिपेंड करता है। तो क्या पूछ रहा है, बैराज एग्जिट ग्रेडियंट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट किससे रहेगा, पूछ रहा है किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इस पे डिपेंड करेगा, मीन्स हेड ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल लेंथ पर डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ डाउन स्ट्रीम कट ऑफ डी होता है, ये डी होता है, ये एच बोल रहा है डाउन स्ट्रीम कट ऑफ, ये तो था, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम होता है, तो अप स्ट्रीम कट ऑफ पर डिपेंड नहीं करता है, जब भी डिपेंड करता है तो डाउन स्ट्रीम पर, ये डी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, ये तीनों पर डिपेंड करता है बी एच और डी। तो इस तरह से देखा जाए, इस तरह से अगर देखा जाए इसको, तो ये एच दिया हुआ है, अप्लाइड हेड ऑफ वाटर एच, हॉरिजॉन्टल लेंथ इसको बी और डेप्थ ऑफ डाउन स्ट्रीम में डी, तो इस पर भी डिपेंड किया, इस पर भी डिपेंड किया, इस पर डिपेंड करा, लेंथ अपर स्ट्रीम पर नहीं डिपेंड करता कट ऑफ का, तो इंडिपेंडेंट होता है। सिंपल एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम लोग सिंपल याद रखना है, एग्जिट ग्रेडियंट का होता है क्या 1 डिवाइड बाई पाई अंडर स्क्वायर रूट लेमडा एच बाई डी, और लेमडा का वैल्यूज देखेगा तो लेमडा बराबर जो होता है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, अगर अल्फा का वैल्यू देखा जाए तो अल्फा बराबर जो होता है बी बाई डी। तो इस तरह से देखा जाए तो बी पर भी डिपेंड कर रहा है, डी पर भी और एच पर भी, तो इस तरह से मेरा आंसर सी जो है इंडिपेंडेंट है, मीन्स अपर स्ट्रीम कट ऑफ पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फॉर द अपर स्ट्रीम स्लोप ऑफ अर्थन डैम द मस्ट क्रिटिकल कंडीशन, अपर स्ट्रीम स्लोप है, मस्ट क्रिटिकल कंडीशन कौन सा होगा, मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन जो होता है, मस्ट क्रिटिकल कंडीशन क्या होगा, मस्ट क्रिटिकल कंडीशन, तो ऑप्शन देखते हैं सडन ड्राडाउन कंडीशन, हाँ सडन ड्राडाउन होता है किसी भी डैम अर्थन डैम के लिए और मस्ट क्रिटिकल होता है, मीन सडन ड्राडाउन इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, ब्लिच क्रीप थ्योरी ऑफ सीपेज, ब्लिच क्रीप थ्योरी जो होता है इसका जो कोफिशिएंट होता है
1 होता है, मीन्स हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों को इक्वल वेटेज देता है। ब्लिट्जक्रीग थ्योरी होता है, खोसला थ्योरी होता है। तो ब्लिट्जक्रीग थ्योरी जो होता है उसमें जो हॉरिजेंटल वेटेज, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों का जो क्रीप होता है इक्वल वेटेज देता है, हॉरिजेंटल क्रीप और वर्टिकल क्रीप। वर्टिकल का जो क्रीप और हॉरिजेंटल क्रीप दोनों का जो है वो सेम वैल्यू देता है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 होता है। के इज इक्वल होता है हॉरिजेंटल बटा वर्टिकल, तो हॉरिजेंटल 1 होता है, मीन्स हॉरिजेंटल और वर्टिकल बराबर 1। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल इज इक्वल टू वर्टिकल क्रीप, हॉरिजेंटल क्रीप इज इक्वल टू वर्टिकल क्रीप, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट होता है दैट इज हॉरिजेंटल बाय वर्टिकल का रेशियो 1 होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं जो ब्लिट्जक्रीग थ्योरी जो है वो इक्वल वेटेज टू हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल इक्वल वेटेज देता है, दैट इज ए। सिंपल याद रखना, कोफिशिएंट इसका 1 होता है, इसलिए हॉरिजेंटल वेटेज, हॉरिजेंटल क्रीप का वेटेज और वर्टिकल क्रीप का वेटेज सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंट पिक एल्गोरिथम इन द मेथड यूज इन एस्टिमेशन ऑफ द सीक्वेंट पिक एल्गोरिथम इज ए मेथड। सीक्वेंट क्या है, मेथड कौन सा है? ये जो मेथड है मैक्सिमम पॉसिबल प्रेसिपिटेशन, मैक्सिमम पॉसिबल पे नहीं, मिनिमम पे होता है। मैक्सिमम पॉसिबल फ्लड नहीं, मिनिमम इवेपोरेशन नहीं, मिनिमम रिजर्वायर कैपेसिटी, मिनिमम रिजर्वायर कैपेसिटी जो है नीडेड टू मीट द गिवन डिमांड। जो सीक्वेंट पिक एल्गोरिथम है, जो मेथड है वो किस पे एस्टिमेट किया जाता है? मिनिमम रिजर्वायर कैपेसिटी, दैट इज मिनिमम रिजर्वायर कैपेसिटी, दैट इज डी। 98 नंबर क्या कहता है? तो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड मीन्स PMF, इसी को बोलते हैं प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड क्या होता है? प्रोबेबल मैक्सिमम जो फिजिकली पॉसिबल होता है, मैक्सिमम फिजिकल पॉसिबल फ्लड, उसी को बोलते हैं प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। तो स्टैंडर्ड, अब इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। मतलब PMF जो होता है मैक्सिमम पॉसिबल फिजिकली, तो द स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज रिवर नहीं, द फ्लड एडॉप्टेड इन द डिजाइन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्पिलवे, ऑल काइंड्स ऑफ स्पिलवे नहीं, ए फ्लड एडॉप्टेड इन ऑल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, और ऑल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का जो फ्लड होता है उसको एडॉप्ट करता है मैक्सिमम के लिए या प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड के लिए नहीं। एन एक्सट्रीमली लार्ज बट फिजिकली पॉसिबल फ्लड इन द रीजन, तो फिजिकली पॉसिबल है किसी भी रीजन के लिए फ्लड रीजन के लिए, और जो लार्ज है, सबसे बड़ा लार्ज है, एंड एक्सट्रीमली लार्ज बट फिजिकली पॉसिबल फ्लड इन द रीजन, इसी को बोलते हैं PMF, मतलब प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो गया, फिजिकली पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, फिर पूछ रहा है PMP क्या होता है? PMP क्या होता है? प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, तो ये भी जो होता है प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिबल जो होता है फिजिकली पॉसिबल, जब भी प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिबल होगा तो उसमें फिजिकली टर्म आना चाहिए। द ग्रेटेस्ट रेनफॉल फॉर ए गिवन ड्यूरेशन दैट इज फिजिकली पॉसिबल, ये दैट इज फिजिकली पॉसिबल जो है तो मैक्सिमम होना चाहिए। ग्रेटेस्ट रेनफॉल फॉर ए गिवन ड्यूरेशन दैट इज फिजिकल पॉसिबल। वहाँ पे हम लोग देखे थे क्या था, नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन मेरा था प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड क्या था? एक्सट्रीमली फ्लड दैट इज फिजिकली पॉसिबल, जो सबसे जो ज़्यादा फ्लड हो और जो फिजिकल पॉसिबल हो किसी रीजन में, उसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल या प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन जो है ये भी जो होगा तो फिजिकली पॉसिबल हो। तो इस तरह से देखें इसका ऑप्शन में, तो PMP जो है ग्रेटेस्ट रेनफॉल, सबसे पहले तो ये ग्रेटेस्ट हो गया रेनफॉल ड्यूरेशन दैट फिजिकली पॉसिबल, जो फिजिकली पॉसिबल हो और जो ग्रेटेस्ट हो उसी को बोलते हैं PMP, दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज ए प्लॉट ऑफ, फ्लो ड्यूरेशन कर्व किसमें प्लॉट किया जाता है? तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व पूछ रहा है, मास ड्यूरेशन का एक मास ड्यूरेशन कर्व होता है जो कि डिस्चार्ज एक्यूमुलेटेड एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो ड्राइव किया जाता है वो मास कर्व ड्राइव किया जाता है। लेकिन ये पूछ रहा है फ्लो ड्यूरेशन कर्व, तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो होता है वो ड्राइव किया जाता है एक्यूमुलेटेड फ्लो अगेंस्ट टाइम नहीं, डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये नहीं, ये तो अलग चीज़ है। द बेस फ्लो अगेंस्ट द परसेंटेज ऑफ द टाइम द फ्लो इज इक्वल और एक्सीड नहीं, बेस फ्लो नहीं। द स्ट्रीम डिस्चार्ज अगेंस्ट द परसेंटेज ऑफ टाइम द फ्लो इज इक्वल एक्सीड, ये बेस फ्लो नहीं है, ये स्ट्रीम डिस्चार्ज का, दैट इज डे इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो हम लोग 200 तक सॉल्व कर लिए हैं, इस पार्ट में हम लोग सॉल्व किए 151 से लेकर के 200 तक, मीन्स 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे 21 से लेकर के जो 250 तक जो भी बचा हुआ है उसको ख़त्म करते हैं। इस पार्ट के लिए इतना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए